केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार आज भरेंगे नामांकन। बीजेपी की आशा नौटियाल और कांग्रेस के मनोज रावत भरेंगे पर्चा। नामांकन में सीएम धामी भी होंगे शामिल। सीएम धामी से मिले केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। मुलाकात के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, उत्तराखंड में पर्यटन तेजी से बढ़ा। देहरादून में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के घर पहुंचे सीएम धामी। दीपावली की दी बधाई। भुवन चंद्र खंडूरी को भी घर जाकर दी दिवाली की बधाई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड। दोनों धामों में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 लाख पार। इस साल कम दिनों में अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मनोज रावत और आशा नौटियाल चुनावी जंग में होंगे। कांग्रेस ने मनोज रावत को मैदान में उतारा है तो भाजपा ने आशा नौटियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रत्याशी केदारनाथ के विधायक रह चुके हैं। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी आज नामांकन कराएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं देहरादून से आपको, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लंबे समय तक चले मंथन के बाद आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने आशा नौटियाल को तो वही कांग्रेस ने मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, तो वही रावत कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। दोनों प्रत्याशी केदारनाथ के विधायक रह चुके हैं। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी आज नामांकन कराएंगे। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन में शामिल होंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मनोज रावत और आशा नौटियाल चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस ने मनोज रावत को मैदान में उतारा है तो वहीं भाजपा ने आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि दोनों ही प्रत्याशी पूर्व के विधायक रह चुके हैं। तो लंबे समय तक मंथन चला और आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आज दोनों दल के प्रत्याशी अपना नामांकन कराएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नामांकन में शामिल होंगे। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि आशा नौटियाल 2 बार पूर्व विधायक रह चुकी है, तो वहीं मनोज रावत भी विधायक रह चुके हैं और दोनों ही अब चुनावी जंग में आमने सामने होंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बड़ी संख्या में राज्य में आ रही है। ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क का चौड़ीकरण और पार्किंग का विस्तार करना आवश्यक है। इसके समाधान के लिए केंद्रीय सहयोग अपेक्षित है। और काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने उत्तरकाशी की घटना पर चिंता व्यक्त की है। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग और टेहरी में अचानक बनी मस्जिदों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इसके लिए उन्होंने कड़ा भू कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि देवालय है। उत्तराखंड में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री को पहले भी पत्र लिखा है। स्वामी आनंद स्वरूप में
12 जनवरी तक का समय दिया है और कहा है कि 12 जनवरी तक कार्रवाई नहीं होती है तो वह देहरादून में सचिवालय का घेराव करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। एक घटना हुई उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में घटना कुछ और थी, पुलिस उसको दिखा कुछ और रही है। घटना ये थी कि वहां एक मस्जिद बन रही है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर ही बन रही है, और वह मस्जिद जहां उसका वजू खाना बन रहा है वहां वो गुंबद के ठीक ऊपर है। हम लोगों ने बहुत पहले ही उस पे अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन कुछ उत्साही हिंदुओं ने कहा कि भाई ये ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों को जिलाधिकारी को अवगत कराना चाहिए। वो ज्ञापन देने जा रहे थे और ज्ञापन देने जाते समय इस ऊपर से मुसलमानों ने पत्थर फेंक दिया, और पत्थर कुछ लोगों पुलिस वालों को लग गया, कुछ हमारे लोगों को भी लग गया, और उसके बाद पुलिस ने ऐसी लाठियां भाजी हैं कि लगभग 30 लोग बुरी तरह घायल हो गए, और अभी लगभग 50-60 लड़के टिहरी जेल में हैं। काली सेना, अब वही तो बोला मैं, अभी पूरे जनवरी तक 12 जनवरी तक लगातार जागरण यात्राएं करूंगा उत्तराखंड में, और लोगों को जगाऊंगा, और फिर 12 जनवरी के बाद देहरादून का जो सचिवालय है उसको घेरने का काम। और आगामी दीपावली पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जसपुर पुलिस ने व्यापारी और समाजसेवी लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। पुलिस ने संबंधित अधिकारियों के साथ शहर में लाइट की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए रूपरेखा तैयार की है, जिसमें पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ पूरी टीम अलर्ट रहने की बात कही। इस बार भी दिवाली का त्यौहार है और लगातार हर साल जो है बाजार में भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इस संबंध में आज हमने व्यापार मंडल के लिए और अमन चैन के जितने भी सदस्य हैं उनको यहाँ हमने बुलाया, उनसे पुरानी समस्या सुनी भी कि यहाँ क्या मेन समस्या है। तो उन्होंने बताया भाई एक तो लाइट, ये सब बताया जहाँ जहाँ लाइट ख़राब है, पोल में लाइट नहीं है वो देख लेंगे, और जहाँ बाजार में तो ई रिक्शा की वजह से जहाँ यातायात बाधित होता है, जाम हो जाता है, तो ई रिक्शाओं को भी जो है इस त्यौहार तक अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरा जो है इन्होंने कहा जहाँ पटाखे की दुकान लगेगी वहाँ हमारे परमानेंट 3 दिन वहाँ हमारी फायर ब्रिगेड गाड़ी रहेगी, और उसी के पास में लकड़ी मंडी है, कोई भी घटना जो है पटाखे से हो सकती है, तो जो है वहाँ पर भी जो है एक गाड़ी जो है लकड़ी मंडी पर खड़ी रहेगी। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। गुलदार ने 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गई। गुलदार ने महिला के पैर में अपने नाखून और दांत कड़ा दिए। परिजनों ने बुजुर्ग को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। वहीं गुलदार से लगातार हमले से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। ट्रीटमेंट दे दिया है, स्थिति ठीक है, कंट्रोल में है, ज्यादा चोट नहीं आई है, पर एक बार अभी चंपावत में फिजिशियन के लिए रेफर कर रहे हैं। स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है, अभी ठीक है। तो करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में वहाँ पर गुलदार के द्वारा इनको घायल किया गया है, जिनको वहाँ से रहगांव से यहाँ लाया गया संडे के दिन, और इनका यहाँ पर लोहाघाट चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। रात लगभग 8 बजे की घटना है। गुलदार बकरी को गोठ किया था। इसी बीच महिला देवकी देवी बकरी की आवाज़ सुनकर बाहर आई तो गुलदार बकरी को छोड़कर महिला पे झपट गया। इसी बीच अड़ोस पड़ोस के द्वारा हल्ला गुल्ला करने पे गुलदार गांव की ओर भाग गया। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित पतंजलि आचार्य कूलम का 12वां वार्षिक उत्सव आज बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने उनका भव्य स्वागत किया। बाबा रामदेव ने अपने संबोधन में बताया कि पतंजलि आचार्य कूलम की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी और इसे एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम पर संचालित किया जा रहा है। साथ ही घोषणा की कि हरियाणा की धरती पर विश्व के सबसे बड़े आचार्य कूलम की आधारशिला जल्द रखी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें उच्च कोटि के संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके
12वें वार्षिकोत्सव पर एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम के इस अनुष्ठान में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से जिस आचार्य कुलम को, जिस पतंजलि गुरुकुलम और जिस पतंजलि विश्वविद्यालय को देखा, इसका लगभग 100 गुना बड़ा स्वरूप अब हरियाणा की धरती पर आने वाला है और यह विश्व का बहुत बड़ा विद्या का एक केंद्र हरियाणा में बनने वाला है। वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुझे यहाँ बच्चों से भी, बच्चों के अभिभावकगण से भी और हमारे उच्च कोटि के संत गणों से भी मिलने का मुझे अवसर मिला है। ये आचार्य कुलम, जिसकी उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया था, आज ये वट का वृक्ष बन रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज देता हूं, क्योंकि आचार्य कुलम का ये 12वां वार्षिक स्थापना दिवस है और मैं आज जब इस अवसर के ऊपर आया हूं तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मोक्षदायी नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज हल्की धूप के बीच खुश मिजाज मौसम में बद्रीपुरी में रामा एकादशी के विशेष पर्व पर स्थानीय श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में अलकनंदा नदी में पवित्र स्नान और दान पुण्य के बाद श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार श्री हरिनारायण प्रभु के दर्शनों के लिए लग रही है। 26 अक्टूबर को जहां करीब 11,000 श्रद्धालु श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर उत्तरकाशी से है, जहां आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन के चलते लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बीस ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पूरी एहतियात बरतने और शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने पुनः जनपद वासियों से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। जैसा कि आपको पता था कि हिंदू संगठनों ने व्यापार मंडल से सहयोग मांगा था, एक दिन के लिए मांगा था, लेकिन पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ फिर दोबारा हमारा पूरा उत्तरकाशी जिला बंद रहा और आज 2 दिन बाद हमारा बाजार खुल रहा है, क्योंकि त्यौहार भी है, चहल पहल बाजार में है। लेकिन ये है कि व्यापार मंडल, बड़ा दुख की बात है, व्यापार मंडल सबका समर्थन करता है। अच्छा लग रहा है। 2 दिन जो है मार्केट के हाल जो है थोड़ा बिगड़ गए थे। जैसा सभी को पता है कि यहाँ पे हिंदू संगठनों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था और लगातार 2 दिन उसके चक्कर में बाजार बंद हो गया था। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा बाजार हमारा खुल चुका है और हमारा जो त्योहारी सीजन है दीपावली का, सबसे बड़ा त्यौहार हमारा मनाया जाता है दीपावली का, उसके चक्कर में हमारा बाजार में मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे 4-5 दिन है उसमें काफ़ी लोग बाजार में आके खरीदारी करें और आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाते चले। देखिए, परसों रात से हमारा 163 इसमें लागू किया गया है और उद्देश्य वही था कि हमारी जल्दी से जल्दी शांति व्यवस्था कायम हो। कल पूरा दिन हमारा पूर्ण शांति थी, हमारे स्कूल चले और चारधाम यात्रा चली और आज भी हमारा वो 163 अभी चल ही रहा है। तो बिल्कुल जो सामान्य गतिविधियाँ जैसे होती हैं शहर में वैसी होने लग गई है, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। 2 दिन की अफरा-तफरी के बाद जो उत्तरकाशी का जो बाजार बंद था, आज पूर्ण रूप से खुल चुका है। लगातार जो यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ बाजार में खरीदारी करने आ रहे हैं,
जो यहाँ पे 2 दिन पहले जो यहाँ पे जो तो मस्जिद के कारण से यहाँ पे जो है माहौल कुछ ख़राब हो गया था, लेकिन आज उत्तरकाशी में शांति है। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो जो है पूर्ण रूप से खुल चुका है, लोग जो है खरीदारी करने आ रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो बिल्कुल अपनी दुकानों को सजा रहे हैं, क्योंकि दीपावली का भी ये टाइम है जो अभी भी ये है कि धारा 163 अभी भी लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों की जो है यहाँ पे लगातार संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जो है दीपावली का भी ये टाइम है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी जो है पुलिस भी अभी भी लगी हुई है, क्योंकि धारा 163 अभी भी लागू है, लेकिन जो उत्तरकाशी के लोग हैं जम के जो है घर से बाहर निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। दीपक नोटेल, ND24 उत्तरकाशी। उत्तराखंड के लोक कलाकार और जागर सम्राट के नाम से मशहूर प्रीतम भरत वाण ने पहाड़ों से पलायन कर चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश में 1950 के आधार पर भू कानून लागू करने की बात कही है। दरअसल देर शाम जागर सम्राट प्रीतम भरत वाण ने विकासनगर में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और भाजपा नेत्री अनुकृति गुंसाई भी मौजूद रही, जहां प्रीतम भरत वाण ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं प्रीतम भरत वाण ने कहा कि युवा पीढ़ी फिर से अपनी लोक संस्कृति से जुड़ रही है, जिसमें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं उन्होंने पहाड़ों से हो रहे पलायन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पहाड़ के लोग सुख सुविधा के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं, जिस वजह से पहाड़ के गाँव खाली हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1950 के आधार पर भू कानून लागू होना चाहिए ताकि प्रदेश की लोक संस्कृति बची रहे। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेत्री अनुकृति गुंसाई ने केदारनाथ उपचुनाव में सीट पर भाजपा की जीत का दावा किया। साथ ही डेमोग्राफी चेंज पर कहा कि लगातार प्रदेश का माहौल बदल रहा है, जिसको रोकने के लिए प्रदेश के हर वर्ग को आगे आना चाहिए। एनुअल कल्चरल फेस्ट का आयोजन हमने यहाँ पर किया है, जिसमें जो पहला दिन है आज, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि DIMS के अंदर पूरे भारतवर्ष से बच्चे आते हैं और इस बार का जो थीम है वो भी कार्निवल ऑफ कल्चर्स है, जिसमें हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके कल्चर्स को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि डांस फॉर्म्स के माध्यम से, सिंगिंग कंपटीशन के माध्यम से बच्चे अपनी प्रस्तुति देते हैं। और मुझे लगता है कि एक अच्छा माध्यम है कि हम सब, जैसे कि हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे देश की पहचान है पूरी दुनिया भर में, उसको भी कहीं ना कहीं हम इस प्रोग्राम के माध्यम से चरितार्थ करते हैं। बहुत अच्छा है जो हम इस संस्थान में GIMS का जो संस्थान है, इसमें मुझे आज न्योता मिला था, मुख्य अतिथि होने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत शानदार लगा यहाँ आकर के। यहाँ इतना अच्छा शानदार प्रतिष्ठान को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों की जो प्रस्तुतियां थी खास तौर से वो बहुत शानदार लगी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने डोईवाला में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं मन की बात कार्यक्रम के बाद सभा को संबोधित करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर महीने के अंतिम रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देश में होता है। डोईवाला में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान भी लगातार चल रहा है। हम नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मास के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात का संदेश होता है और हमारे सब कार्यकर्ता हर माह के अंतिम रविवार को उस कार्यक्रम पहुंचते हैं और मैं आज डोईवाला के इस बूथ पर यहाँ उपस्थित रहा। मोदी जी का उद्बोधन, मोदी जी का संदेश, ये जहाँ विकसित भारत के लिए एक सार्थक संदेश के रूप में है, वही मोदी जी ने जो हर क्षेत्र में विकास के लिए जो आम नागरिकों को, वैज्ञानिकों को, हर क्षेत्र के उपलब्धि भरे नौजवानों को जो उद्गृत करते हुए सबके सम्मुख रखते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी लगातार मोदी जी का से जुड़ने वाली ये संख्या बढ़ती है और एक व्यापक रूप से देश के अंदर मोदी जी का जन समर्थन खड़ा होता है। दीपावली त्योहार को देखते हुए कच्ची शराब के नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग खटीमा क्षेत्र में लगातार अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत आज खटीमा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक लालू राम के नेतृत्व में आबकारी टीम ने आलावर्ती क्षेत्र के जंगलों में छापेमारी कर अवैध रूप से शराब बनाने वाली 3 जलती हुई भट्टियां नष्ट की। साथ ही 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की और 3400 किलो लहान नष्ट किया और कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण को भी नष्ट किया गया। आबकारी आयुक्त महोदय
उत्तराखंड के आदेशानुसार और जिला आबकारी अधिकारी श्री राजीव सिंह चौहान के नेतृत्व में मुझ आबकारी निरीक्षक द्वारा क्षेत्र 2 खटीमा में दबिश दी गई और आलावर्दी के जंगलों में चलती हुई 3 भट्टियां पकड़ी गई, जिसमें से लगभग 50 लीटर शराब खाम बरामद की गई और 3400 किलो लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया तथा जो भी ये उपकरण थे उन सभी को नष्ट किया गया शराब बनाने के, और आगे भी अभियान ये जारी रहेगा। और चंपावत के लोहा घाट में आजकल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी वजह से जनता की थालियों से धीरे धीरे सब्जियां गायब होने लगी है। लोहा घाट में जहां आलू 35 से 45 रुपए, प्याज 80, टमाटर 80 से 100 सहित कई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। वहीं प्रशासन के आदेश के बावजूद किसी भी सब्जी व्यापारी ने अपनी दुकानों में रेड लिस्ट तक नहीं लगाई है। वहीं लोगों का कहना है कि मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लोगों में इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है। सब्जी खरीदने के लिए सोचना पड़ रहा है। सब्जी के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ना इसमें कोई कार्रवाई की जा रही है, ना इनने कोई यहाँ पे वो अपना कोई बोर्ड लगाया है रेट का, जिससे कि काफ़ी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। और सब्जी के रेट लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। प्याज देखिए 80 रुपये से ना इनकी कभी उतरती है नीचे, आलू 45-50 दे रहे हैं, जबकि प्लेन से आलू बहुत सस्ता है। और टमाटर 100 और 80 से नीचे तो उनका कभी दिखा ही नहीं है यहाँ पे। और केले का रेट तो देखिए आप, केला तो इनका आजीवन रेट हो गया है 60 रुपये दर्जन केला। जैसा कि वो घर घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं ये, और यही चीज़ें महंगी कर रहे हैं। प्रशासन से हम ये कहेंगे कि हर सब्जी की दुकान में रेट लिस्ट लगाई जाए, जिससे उपभोक्ताओं को कोई असुविधा ना हो। त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। बता दें कि त्योहारों के अवसर पर तमाम खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है और मिलावटखोर आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो वहीं मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग की टीम भी लगातार क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही है। डोईवाला में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से डोईवाला के भानियावाला में खाद्य पदार्थों की जाँच की गई। फूड सुरक्षा वैन में लगी प्रयोगशाला में मिठाई, मावा, दूध, पनीर और हल्दी आदि की जांच की गई। जो वैन है, इससे ये राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सौगात है, और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका ये कि ये साथ के साथ आपको रिजल्ट दे रही है। यहीं पे जांच होगी और जांच के साथ साथ रिजल्ट भी साथ के साथ मिलेगा, यानी पब्लिक के बीच में और दुकानदार के सामने। कल तक ये भी होता था कि दुकानदार ये कहता था कि मेरा सैंपल सही था, गलत था, उसके दिमाग में सवाल आते थे। क्योंकि कुछ ईमानदार दुकानदार क्या करते हैं कि बाई प्रोडक्ट जो है पीछे से लेते हैं, जैसे मावा वगैरह कहीं से अपने वेंडर से खरीदते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि हम सही खरीदे नहीं खरीदे। तो इससे जो है ये भी शुद्धता पता लग जाएगी, गुणवत्ता पता लग जाएगी कि इसके अंदर कोई मिलावट है या नहीं है। राज्य सरकार का बहुत बेहतरीन कदम है। त्योहारों का समय चल रहा है और इस टाइम पे जो है मिठाइयाँ भरपूर मात्रा में बिक रही हैं और इस टाइम पे लोग मिठाइयाँ खरीदते भी हैं। तो इस टाइम पे इसकी गुणवत्ता की जाँच होनी बहुत सही कदम है सरकार के द्वारा। विकासनगर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मुआवजे की राशि के नाम पर ग्रामीण से रिश्वत मांगना अपर सहायक अभियंता को भारी पड़ गया। पीड़ित किसान की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने अपर अभियंता को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल मामला कालसे स्थित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यालय का है, जहां विभाग में अपर सहायक अभियंता पद पर तैनात सुंदर सिंह चौहान द्वारा चकराता तहसील की निर्माणाधीन जगत्थान बुराइला सड़क के बीच पड़ने वाले कितरौली गांव के किसान चतर सिंह की भूमि के मुआवजे को लेकर 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित किसान द्वारा विजिलेंस से की गई, जिस पर तय समय पर विजिलेंस टीम मौके पर पहुंची और अपर सहायक अभियंता सुंदर सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दून समेत 13 शहरों में एक्यूआई की 24 घंटे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। इस तरह दीपावली से पहले और बाद में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण की स्थिति परखी जाएगी। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी में एक्यूआई की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी और घंटाघर में भी एक्यूआई की मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग द्वारा जो है क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग दीपावली के अवसर पर की जा रही है और जो 24 अक्टूबर से शुरू की गई है
और 7 नवंबर तक निरंतर ये चलेगी। विभिन्न स्थान हैं हमारे जो स्टेशन स्थापित किए गए हैं, वो देहरादून में है, ऋषिकेश एवं टिहरी में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।